Are you kidding me? That was a clean loss. तो अगर ये सेम चीज रोमन के साथ में है तो भाई ये बहुत बड़ा मैसअप है, बिकॉज लेसनर के साथ भी सेम हुआ। भाई आई होप कि भाई सोनी लिव में से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है। हेटफुल साउंड नहीं करना चाहता, बट डेफिनेटली बहुत चीप हरकत लगती है मुझे ये। फोर शैडोइंग है, मुझे लगता है कि रोमन का भी ये हाल होगा। इससे अच्छा है कि रोमन हॉलीवुड निकल जाए। तो आज स्वागत है आपका एक और एपिसोड में ऑफ टैग टीम टॉक डाउन। और ये एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल एपिसोड होने वाला है बिकॉज वी विल बी कवरिंग क्राउन जूल, जहां हम डिस्कस करेंगे अपने रिएक्शंस एंड रिव्यूज। बट गाइस बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस एंड कांग्रेचुलेट यू गाइस बिकॉज हमारे इस चैनल ने टैग टीम टॉक डाउन ने रीच कर लिए यहाँ पे 1K सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह तुम सपोर्ट करते रहो बिकॉज द मिशन वॉज नेवर टू रीच 1K, इट वॉज वन डे टू रीच द टॉप। तो गाइस साथ में वी कैन डू दिस, सो कीप ऑन सपोर्टिंग एंड वंस अगेन थैंक यू गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट की और। एंड द फर्स्ट सेगमेंट एज यूजुअल इज गोइंग टू बी द कमेंट्स। तो अंकित भाई, आर यू रेडी फॉर द कमेंट सेक्शन बिकॉज वी गॉट सम गुड कमेंट्स? यस ब्रो। फर्स्ट कमेंट जो मैं यहाँ पे उठाने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द लेफ्ट वन प्रेडिक्टेड द फ्यूचर एग्जैक्टली, स्पेशली KO and RKO। तो सबसे पहले मैं बता दूं जिसको नहीं पता भाई, द लेफ्ट वन राइट हियर, द लेफ्ट वन प्रेडिक्टेड ऑल द राइट द रिजल्ट्स एंड बेसिकली मैंने तुम्हें फ्यूचर दिखा दिया। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा है दे ऑलरेडी न्यू द फ्यूचर बिफोर इट इवन हैपेंड, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है यू गाइज कैन सब्सक्राइब बिकॉज इन दिस चैनल टैग टीम टॉक डाउन वी टेल यू गाइज द फ्यूचर बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस। एंड आर यू वर्किंग फॉर द WWE? I wish। तो ये था हमारा पहला कमेंट, just to let you guys know। Anyways, move on करते हैं अपने दूसरे कमेंट की ओर। और अंकित भाई, I would like to know your answer on this। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है रिकी भाई ने, और वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या रोमन फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे या फिर सोलो सिकोआ को यहाँ पे हैवी पुश मिलने वाला है और अब शायद रोमन रेंस को दोबारा इतना अच्छा चांस ना मिले? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आई डेफिनेटली बिलीव कि एक बार तो चैंपियन बनना चाहिए वापस से रोमन को, एक बेबी फेस रन के साथ में। बाकी सोलो सिकोआ को पुश देंगे तो अच्छी बात है ना भाई, इसका मतलब ये थोड़ी कि सोलो को पुश देंगे तो रोमन चैंपियनशिप नहीं जीत सकते हैं। तो आई थिंक बनेंगे, चैंपियन तो बनेंगे। डेफिनेटली आई थिंक आई एग्री विद दैट। रोमन का एक और बार चैंपियन आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस इवेंचुअली होगा। कब होगा वी डोंट नो, बट डेफिनेटली कैन हैपन। और चलो मूव ऑन करते हैं हमारे एक लास्ट कमेंट की और ये स्पेसिफिकली मेरे से पूछा है, बट मैं अंकित भाई का भी ओपिनियन पूछना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि ओके एक्चुअली इट इज़ अबाउट रेसलमेनिया 42, अभी 1 होना बाकी है बट 42 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमें एक मेन इवेंट चुनना है आउट ऑफ दिस 5 ऑप्शंस। कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस, कोडी रोड्स वर्सेज द रॉक, CM पंक वर्सेज द रॉक, पंक वर्सेस रोमन या फिर द शील्ड ट्रिपल थ्रेट। अब इनिशियली मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि भाई कोडी वर्सेस रोमन काफ़ी बार हो चुका है वैसे तो, कोडी वर्सेस रॉक के डेफिनेटली चांसेस हैं, बट 42 की बात कर रहे हैं, 42 के मेन इवेंट की बात कर रहे हैं। तो आई मीन लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट टू बी ऑनेस्ट अगर इन ये 5 ऑप्शंस इफ़ दे आर पॉसिबल, अगर मुझे लॉजिक का नहीं सोचना है और मुझे बस एक सेलेक्ट करना है, आई विल प्रोबेबली गो विद द शील्ड ट्रिपल थ्रेट बिकॉज आई थिंक ये एक ऐसा मैच है जो रेसलमेनिया मेन इवेंट डेफिनेटली डिजर्व करता है। आई थिंक ये मैच हुआ है जो डीन एम्ब्रोस जीते थे शायद से, बट रेसलमेनिया में कभी नहीं हुआ। सो दैट्स माय ओपिनियन। व्हाट इज योर ओपिनियन अंकित भाई? मैं भाई शायद CM पंक के साथ में जाना चाहूँगा। पंक वाला कौन सा मैच था? पंक वर्सेस पंक के 2 मैच हैं यहाँ पे, CM पंक वर्सेस द रॉक या फिर CM पंक वर्सेस रोमन रेंस। आई थिंक CM पंक वर्सेस रोमन रेंस भाई, बिकॉज मुझे लगता है ना कि पंक का 2 बार मेन इवेंट्स मैच हो गया अभी, एक तुम्हारा बैड ब्लड एंड एक रेसलमेनिया। और रेसलमेनिया मेन इवेंट का क्या पंगा है पता ही है, अभी शायद 41 भी ना करें, अगर नाइट 2 तो वैसे भी नहीं करेंगे वो, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद पंक वर्सेस रोमन होगा रेसलमेनिया 40। डेफिनेटली CM पंक को डेफिनेटली यार एक मौका, एक बार तो बंदा डिजर्व करता है टू इवेंट रेसलमेनिया। कौन इस चीज से एग्री करता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वुड यू लाइक टू सी CM पंक रोमन रेंस रेसलमेनिया 42 मेन इवेंट? लेट अस नो। ऑल राइट, तो ये थे हमारे कमेंट्स। नाउ लेट्स गेट ऑन विद आवर मेन शो। और मेन शो सीधा हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे क्राउन जूल से। तो भाई सबसे पहले तुम ही सब कमेंट करके बता देना तुम्हें पर्सनली क्राउन जूल कैसे पसंद आई। और इसी के साथ मूव ऑन करते हैं। हमारा पहला ही मैच यहाँ पे था रोमन रेंस का मैच। तो अंकित भाई क्या ओपिनियन है तुम्हारा, कैसा लगा तुम्हें यह मैच? पहले तो भाई क्राउन जूल के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा थी कल रात तक, अभी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है लेकिन अभी भी काफ़ी एनर्जी है। तो ये रिव्यू वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड देखना इसको ध्यान से, अपने भी रिव्यू बताना, ठीक है। रोमन रेंस का मैच, पहले तो भाई अपना मेन इवेंट स्टार्ट में क्यों हो गया मुझे समझ नहीं आया। मेन इवेंट भाई इन्होंने किक ऑफ चालू कर दिया मेन इवेंट से ही। रोमन रेंस की टीम
सही थी। मैंने बोला था भाई कि जेकब फाटू कम्पीट करेंगे सामने से अभिषेक की, बस यही एक प्रेडिक्शन गलत थी भाई कि जेकब नहीं करेगा कम्पीट। बाकी इसने सब सही बोला, मैंने सब गलत बोला था, लेकिन ये मैंने सही बोला, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सब पसंद आया भाई, मैच ठीक सा था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ब्लड लाइन के मैचेस भाई आप रेसलिंग के लिए देखते नहीं हो, सिनेमा के लिए देखते हो, लेकिन ये सिनेमा करने में एंड में इन्होंने मैस कर दिया। वो सिनेमा वाली चीज़ आई थिंक मालूम है भाई इनके दिमाग पे बहुत चढ़ गई है, और वही सिनेमा करने के फिराक में इन्होंने इस बार सब कुछ मैस कर दिया, कचरा कर दिया, ओवर बुक्ड लगा मुझे ये मैच। एंड दूसरा रोमन का क्लीन पेन होना एब्सोल्युटली रबिश लगा मुझे। तुम बताओ तुम्हारे क्या रिएक्शन है? ग्रेट भाई, जैसा कि तुमने मेंशन किया यार, मेरे को तो पूरा मैच ही काफ़ी वियर्ड लगा। अगर मैं स्टार्टिंग करूं भाई, रोमन और जिमी साथ में आए एंट्रेंस में, और जे को एक अलग एंट्रेंस मिली, जो जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट या तो वो ऐसा कर लेते कि भाई रोमन सोलो आता और फिर दोनों ओसोस का एक हमें रियूनियन देखने को मिलता है, साथ में आते हैं, वो चीज़ अच्छी लगती है, या फिर तीनों अलग आते हैं इफ सभी को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल। तो मुझे यहाँ भी थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई जे अलग आए और बाकी ये दो अलग आए, वहीं से फील हो रहा था कि भाई समथिंग इज ऑफ। उसके बाद अगर हम मैच की बात करें, एक छोटा सा यहाँ पे पिन वाला बॉच भी हुआ था जिमी ऊसो ने, लाइक यहाँ पे लिटरली रोमन इनिशियली ही पिन हो गए थे, बट किसी तरह रेफरी ने यहाँ पे संभाल लिया, तो एक छोटा सा पिन वाला बॉच था यहाँ पे देखने को। और अगर हम बॉच की बात कर रहे हैं, मुझे यार भाई रोमन रेंस के क्लीन लॉस, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी हजम नहीं हो रही है। मे बी कुछ ना कुछ यहाँ पे बॉच हुआ है या समथिंग लाइक दैट, मेरा दिमाग नहीं भाई, बॉच नहीं हुआ है भाई, तुम खुद को थोड़ा सा वो दिलासा मत दो इस चीज़ के मामले में, ये बॉच नहीं था, रोमन क्लीन पिन हुए हैं। एंड सोलो सिकॉ का तुम क्राउन जुल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, पिछले साल जॉन सीना का क्या हाल करा, इस साल रोमन रेंस का क्लीन बट तुम्हें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुझे पता है कैसी फीलिंग आई, जैसे रेसलमेनिया में जब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को पिन किया था और स्ट्रीक तोड़ी थी ना, 2 मिनट के लिए वो एक अजीब सी साइलेंस और वियर्डनेस थी, वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं भाई फील हुई कि भाई आर यू किडिंग मी फॉर रियल, और लाइक दैट वाज अ क्लीन लॉस। तो डेफिनेटली समथिंग वियर्ड अबाउट दिस मैच। और हाँ, जो तुमने लास्ट चीज़ मेंशन की अबाउट रश्ड, मैं बोलना चाहूँगा भाई कहीं ना कहीं ये पिछले कुछ महीनों में ब्लड लाइन की कहानी रही है, हर कुछ यहाँ पे रश्ड हो रहा है। पहले काफ़ी स्लो था और फिर अचानक से काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी चीज़ें, मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जो इनिशियल हमें जिमी और जे का रियूनियन मिला, या फिर रोमन रेंस जिमी और जे का रियूनियन था, वो भी काफ़ी फास्ट था, और अब यहाँ पे उन्होंने सैमी ज़ेन को इंट्रोड्यूस कर दिया वंस अगेन। अ लॉट इज़ हैपनिंग एंड अ लॉट इज़ हैपनिंग टू सून, टू फास्ट, डेफिनेटली रश्ड। और आई डू बिलीव कि अब आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज सैमी ज़ेन रोमन का मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और यहाँ पे जे और जिमी फिर से थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे बिकॉज उनके ओपिनियंस अलग हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स आर डेफिनेटली अहेड, बट अगर हम इस मैच की बात करें, डेफिनेटली इट फेल्ट लाइक अ रश, ये बोलना चाहूँगा इस बारे में। बट अंकित भाई, मुझे स्टोरी लाइन तो भाई ये बोल रहा था ना कि ओके हाँ, लास्ट में तुम जब भी अपना ओपिनियन दे दोगे हर एक मैच में, तुम अपनी रेटिंग भी कर देना आउट ऑफ 5, तो तुम अपना कंटिन्यू कर सकते हो, बट आई आल्सो वांट योर रेटिंग कि तुम कितनी रेटिंग दोगे। तो मैं कह रहा था भाई कि तुम बोल रहे थे स्टोरी लाइन के मामले में, डेफिनेटली भाई स्टोरी तो टॉप टियर है, ये तो हम मतलब 2020 से बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि अब जो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। अब या तो रीजन है भाई कि एक्चुअली में रेसलमेनिया 41 में रोमन रॉक करके खत्म करना चाहते हैं सब, इसलिए सब कुछ इनको पहले ही करना, उससे पहले सोलो वाली चीज़ कंप्लीट कर दो, वॉर गेम्स वगैरह सब कुछ, तो इसलिए फास्ट कर रहे हैं, ये रीजन हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं खराब कर रही है भाई पूरे मजे को, मुझे ऐसा लगता है। साथ में इसके बाद एक चीज़ और मुझे जो कि बहुत बेकार लग रही है भाई, मैं इसलिए नहीं चाहता था कि रोमन कभी भी बेबी फेस बने वापस, मैं चाहता था कि रोमन भाई हील बने, हील के तौर पे ही रिटायर हो जाएं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना हो तो। लेसनर की तरह मैं देखना चाहता था रोमन को, वैसे तो लेसनर भी फेस बने थे, लेकिन लेसनर कैसे फेस था तुमको मालूम ही है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले कुछ सालों में करते हुए दिखी है भाई कि अब जब स्टार्स पुराने हो जाते हैं उनको फेस बना देते हैं एंड में, उसके बाद रून करना चालू करते हैं। तो अगर ये सेम चीज़ रोमन के साथ में है तो भाई ये बहुत बड़ा मैसअप है, बिकॉज लेसनर के साथ भी सेम हुआ, सीना के साथ भी सेम हुआ। अब देखना 2025 में ऐसे दिखाएंगे जैसे लगेगा भाई कि सीना तो भाई क्या हो गया, मतलब सबको तोड़ दिया, लेकिन सब भूल जाएंगे कि भाई पिछले कुछ सालों में सीना का क्या हाल करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो ये बस सेम रोमन के साथ ना करते भाई, मैं ये चाहता हूं, लेकिन ये फोर शैडोइंग है, मुझे लगता है कि रोमन का भी ये हाल होगा। इससे अच्छा है कि रोमन हॉलीवुड निकल जाए। बाकी रेटिंग्स की बात है तो भाई 5 में से मैं इस मैच को 2.5 से ऊपर नहीं दूंगा। तुम बताओ भाई अपनी रेटिंग्स। मैं हल्का सा थोड़ा सा जेनरस था, तो मैं यहाँ पे 3 बोलना चाहूँगा, बट क्योंकि आई मीन अ लॉट हैपेंड, अब वो काफ़ी ज़्यादा रश्ड चीज़ें हैं, बट देन अगेन लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, तो उस अकॉर्डिंग जो भी बोल लो, बट या आई मीन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ आई एम शॉक्ड एंड आई नो यू गाइज आर शॉक्ड एज वेल। सो क्या ही बोले, मेरे हिसाब से 3 रेटिंग मिलेगी इसको 5 में से, अंकित के हिसाब से 2.5। आई थिंक मूव ऑन करते हैं टू अंकित। आई थिंक अंकित ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया था, अंकित का ये फेवरेट मैच था, और ये मैच है बियांका बेलेयर का। अंकित, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस?
भाई प्रेडिक्शन यहाँ पे मेरी फिर से गलत हो गई, पता नहीं, एक तो भाई गलती कर दी मैंने, धोखा भी दे दिया बोल के कि हारेंगे बियांका एंड जीत भी गई। तो वैसे तो भाई बियांका ब्लेयर का रिजर्वेशन है, उनको जीतना था, कोई डाउट नहीं इसमें। मैच के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को भाई, बिकॉज मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था इस मैच पे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई ध्यान भी देना चाहेंगे इस मैच पे, क्यों देना चाहेगा भाई यार, ये तो वो बाथरूम ब्रेक वाला मैच था मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर किसी ने देखा है तो बताना अच्छा था कि नहीं, तुमने देखा है तो बताओ भाई, मैंने तो नहीं देखा। बियांका बिलेयर का मैच और अंकित भाई गए हैं बाथरूम ब्रेक, तो तुम समझ रहे हो कुछ कनेक्शन में। आई एम जस्ट सेइंग गाइस, बियांका के बिलेयर के मैच में अंकित भाई बाथरूम क्यों जा रहे हैं, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। एनीवेज, तो मेरे पास भी एज सच इस मैच के बारे में कुछ बोलने को नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये बियांका की प्रेडिक्शन इसलिए करी थी कि भाई हाँ, अंकित भाई की फेवरेट अगर वो रेसलर है तो चलो बियांका बोल देते हैं, और यू नो लुक व्हाट हैपेंड, आई जस्ट वांट अनदर प्रेडिक्शन। एनीवेज, अगर इस मैच की बात करें मेरी तरफ से इस मैच को मैं क्या ही दूंगा, बट हाँ स्पॉट्स अच्छे थे कुछ, मैं इतना बोलना चाहूँगा। यू नो व्हाट, फिलहाल हम गोना स्टे विद दी फर्स्ट रेटिंग, इसको भी मैं यहाँ पे 3 में से 5 ही दूंगा। अंकित भाई तुम्हारा क्या है? अगर तुमने मैच नहीं देखा था फिर भी कुछ ना कुछ नंबर बता दो भाई, कुछ ना कुछ बताना है तो मैं 5 में से दे दूंगा यार, इसको भी 2.5 दे दूंगा, न्यूट्रल रहते हैं, कुछ नहीं पता, अच्छा बुरा बीच का देते हैं। ऑलराइट, श्योर। तो चलो मूव ऑन करते हैं टू द थर्ड मैच, और ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, देखो एक मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे सही हुई थी कि भाई सेथ रॉलिंस जीतेंगे, बट देन अगेन मुझे लग रहा था 1-ऑफ होगा, अब कहीं ना कहीं वो फील नहीं आ रही। और अगर मैच की बात करें, मैच भी कुछ इस तरह से बनाया था कि 1-ऑफ ना फील हो, मैच भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि भाई ब्रॉन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगे, और एक अच्छा एक प्रॉपर मैच था ये। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड की। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा मैच था। तुम्हारा क्या ओपिनियन अंकित भाई? भाई पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि अभी WWE के अंदर कितने फील्ड हैं, कितने सारे फील्ड है ये बताओ। फील्ड? ये कैसा क्वेश्चन है, मैं समझा नहीं भाई। एक्चुअली फील्ड भाई अभी WWE के अंदर 3-4 है। तुम देखो, फील्ड जिस तरीके से भाई पिटते थे, उसको आज सेल नहीं करते थे चीज़ों को, तुरंत खड़े उठ जाते थे, लोगों को बहुत तकलीफ थी इस चीज़ से। अच्छा, इन दैट वे, हाँ। अंकल हाउडी भी सेम, जेकब फाटू भी सेम, एंड अभी ब्रॉनसन रीड 4 स्टॉम्प खाने के बाद, एक सुपर स्टॉम्प खाने के बाद, 4 या 3 थे, उसके बाद तुरंत कुछ सेकंड्स बाद, कुछ पिन होने के बाद खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो फील्ड को या तो ये लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, नहीं तो भाई ये सब भूल ही चुके हैं कि सेल करना भी कुछ होता है, सबके साथ ही सेम है। आई मीन इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी यार वो मूव्स की वैल्यू घट जाती है, एंड वो भी सुपर स्टॉम्प भाई, टॉप टर्नबकल टॉप रोप पे से। मैच तो अच्छा था डेफिनेटली भाई, एंड इन्होंने पहले ब्रॉल करके होप्स हाई कर दी थी, तो वो तो मैं पहले ही बोल रहा था, पिछले वीक भी मैंने बोला। तो मैच अच्छा था, एंड मैंने बोला था कि ये 1-ऑफ नहीं होगा, डेफिनेटली इसको आगे लेके जाने वाले। सो आई एक्सपेक्ट कि अभी मंडे नाइट रॉ में कॉस्ट भी करेंगे ब्रॉनसन रीड वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए, जो नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच है उसमें रॉलिंस को, एंड 5 दिसंबर तक तो जाएगी। लगे हाथ रेट भी कर देता हूँ भाई, 5 में से इसको मैं देना चाहूँगा 3.5। ऑल राइट, हाँ डेफिनेटली अच्छा मैच था। और तुमने स्टॉम्प मेंशन करा था, तो भाई मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा भाई, जो लास्ट फाइनल स्टॉम्प था फ्रॉम द टॉप रोप टू द डाउन द फ्लोर, और वो बहुत ही मेरे हिसाब से एपिक फिनिश थी इस मैच की। और यू नो व्हाट, आई एग्री विद यू, मेरा भी यहाँ पे 3.5 आउट ऑफ 5 ही रहेगा। और मूव ऑन करते हैं लिव मॉर्गन एंड नया जैक्स के मैच की और इस मैच का तुम्हें क्या बोलना है, क्या ओपिनियन है तुम्हारा? डू यू थिंक द राइट पर्सन वन, एंड क्या ओपिनियन है? हाँ आई थिंक सही है भाई, बिकॉज अभी तुम देखना एक चीज़, नाया जैक्स एंड गुंथर दोनों थे ना अपने अपने मैच में, सेपरेट मैच दोनों ने भाई। ये सऊदी में ही लास्ट टाइम किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वाली वो क्या था वो मैच था, क्राउन क्या था, क्राउन था ना, वो जीता था इन्होंने उस मोनेकर को। तो अब यहाँ पे इनका हारना बनता भी था, तो आई थिंक यहाँ पे लिव मॉर्गन जीती तो सही है। बस मुझे हंसी आई इस चीज़ पे भाई, वो जो फाइनल मूव दिया ना लिव मॉर्गन ने, वो कौन सा मूव था मुझे नहीं पता उसके फिनिशर का नाम, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा मुझे कि आप साइज डिफरेंस देखो, नाया जैक्स का डिफरेंस देखो, लिव मॉर्गन का डिफरेंस देखो, एंड उस तुच्चू से मूव से नाया जैक्स पिन हो गई। अब भले वहाँ पे डोमिनिक की इंटरफेरेंस थी, बट स्टिल भाई तो ठीक है, जो रिजल्ट चाहता था मैं, रिजल्ट वही था, लेकिन जिस तरीके से चाहता था उस तरीके से नहीं था, लेकिन इसका कोई उपाय भी नहीं था। तो यही सब कुछ मेरे ओपिनियन में मैच तो एवरेज था। और वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिस मैच वाज डेस्टिन्ड टू फेल, बिकॉज यूजुअली ना फेस वर्सेस फेस वाले मैचेस अच्छे चलते हैं, फेस वर्सेस हील वाले मैच अच्छे चलते हैं, बट यार हील वर्सेस हील थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। और इस मैच में भी मुझे वो फील हो रहा था कि जैसे डायरेक्शन ही नहीं फील हो रही थी कि भाई तुम क्या चाह रहे हो कि कौन क्या करे, मतलब कौन हील बने और क्या करे। तो उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत फील हुई। मेरे हिसाब से लिव मॉर्गन का जीतना मैंने प्रेडिक्ट करा था, तो आई गेस आई एम ओके विद दिस। बट जो उन्होंने लास्ट में उनका जो थोड़ा रोना धोना था चैंपियनशिप मिलने के बाद, वो कहीं ना कहीं उनको कैरेक्टर थोड़ा कैरेक्टर ब्रेक हो गया। वही बात है भाई, अंडरटेकर कह रहे थे कि केफेब नहीं है, एंड उसके बाद रिंग मिलती है इनको, फुल कैरेक्टर ब्रेक कर दिया इन्होंने। तो ठीक है, मोमेंट है, समझ आता है, लेकिन इवन लास्ट में भी जो कोडी और लिव साथ में है वो भी थोड़ा सा वियर्ड था। पर
वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इस मैच की बात करें भाई, मेरे लिए मैच उतना अच्छा नहीं था ये, मैं इसे 2.5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा। और या आई गेस दैट्स इट। तुम मैं बताओ इसको तुम्हारी दूंगा क्या रेटिंग इस भाई मैच की? 5 में से 3 दे दूंगा यार, कंसिडरिंग कि रोमन का मैच कितना खराब था, इसलिए 3 दे दूंगा। ऑल राइट, और नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, जो कि आई थिंक मैच हुआ ही नहीं था, केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। और वंस अगेन योर बॉय द लेफ्ट साइड पिक द राइट लेफ्ट साइड, भाई का नाम आज से अभिषेक नहीं, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड या। तो जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, नो कॉन्टेस्ट होगा वही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बट जिस तरह से मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। अच्छा लगा मुझे जिस तरह से इन्होंने मैनेज करा। आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों अच्छी तरह स्ट्रांग भी लगे। बट देन अगेन लास्ट में रैंडी ऑर्टन को कैरी करके ले जाना पड़ा था और केविन ओवेंस वॉकड आउट ऑन हिज ओन। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? फ्यूड डेफिनेटली कंटिन्यू होगी, बट व्हाट डू यू थिंक? मेरा ओपिनियन पहले ये है भाई कि अगर तुम मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो अपने बालों में हाथ लगाते हुए, तो भाई मैं अभी जस्ट नहा कर आया हूँ, ठीक है, तुरंत शूट कर रहे हैं, आज हम लोग दिन में शूट कर रहे हैं तो बस ये रीज़न है। बाकी ये मैच नहीं था, लेकिन आई थिंक मैच से अच्छा हो गया जो भी हो गया। मैच कराते तो इतना अच्छा नहीं होता। एंड इन्होंने जो करा, जो भी कुछ करा, केविन ओवेंस का वो जो स्पॉट था भाई एंड में आता है जहाँ पे वो कूदते हैं उससे लेवल अप चीज से स्टेज से सीधा ऑर्टन पे, वो जो है भाई उनका सीधा एल्बो वो जो पूरा आ गया ना भाई रैंडी ऑर्टन के नेक पे, थ्रोट पे आ गया, वो भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस लगा मुझे क्या पता भाई इनका वो टूट भी जाए, डम एप्पल वगैरह कौन जानता है, फुट जाए कहीं। बाकी ब्रॉल करके इन्होंने सही कराया। एंड मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस वाले केविन ओवेंस को कोडी रोड्स हरा देते ना भाई, तो फिर ये क्लियर पॉलिटिक्स है, साफ बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज इस केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को ब्रॉल में हरा दिया, मैच में भी नहीं, ब्रॉल में हरा दिया, रैंडी ऑर्टन को तोड़ दिया एंड अभी जस्ट हील बने। तो मुझे नहीं लगता कि कोडी टिकने वाले इनके सामने, लेकिन अगर आप जबरदस्ती टिकाते हो तो वो तो अलग बात है। बाकी ब्रॉल को मैं रेट करूंगा, ब्रॉल को वैसे कैसे ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 5 में से डेफिनेटली 4। ऑल राइट, और आई थिंक रेटिंग के मामले में मेरी भी रेटिंग यहाँ पे सेम रहेगी। मेरे को बेस्ट चीज़ क्या लगी, मुझे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये लगी कि भाई रैंडी ऑर्टन ने जो आरक्यू दिया यहाँ पे एडम पियर्स को, दैट वाज नाइस। और यू नो व्हाट वाज मोर नाइस कि भाई जैसे ही एडम पियर्स को आरक्यू पड़ा, निक एल्डिस भाई पतली गली से खिसक लिया वहाँ से। उन्हें पता था उन्हें भी आरक्यू पड़ सकता है, क्योंकि निक एल्डिस को भी एक बार पहले लग चुका है ना, निक एल्डिस को भी तो एक बार लग चुका है। और जो भूल गया मैं तुम्हें याद दिला दूं, रैंडी ऑर्टन ने एक्स्ट्रा फाइन पे किया था फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो अभी वो नेक्स्ट टाइम अभी तक आया नहीं है। जब भी आरक्यू आएगा आई एम श्योर रैंडी ऑर्टन को फाइन नहीं लगेगा, बिकॉज उन्होंने पिछली बार डबल फाइन पे किया था और उन्होंने बोला था कि जस्ट इन केस फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो खैर जो भी है वो काफ़ी इंटरटेनिंग चीज़ थी। और हाँ, ये तो वैसे तो ब्रॉल थी, छोटी थी, इंटरेस्टिंग थी। आई थिंक अगर रेट वैसे करना नहीं चाहिए बिकॉज ये मैच नहीं था, बट अगर हम कर रहे हैं आई थिंक आई विल गो विद अंकित, और मैं भी बोलूँगा अभी 4 आउट ऑफ 5, एब्सोल्युटली ग्रेट। कमिंग अप नेक्स्ट, आई थिंक मेरे सबसे वाज द मैच ऑफ द नाइट फॉर मी, एंड दैट वाज द ट्रिपल थ्रेट यूएस चैंपियनशिप मैच। इस मैच के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, मैच तो इन जनरल काफ़ी अच्छा था, तीनों बंदे काफ़ी टैलेंटेड हैं, ऑफकोर्स मैच अच्छा होना था, बट मुझे एंडिंग इसकी काफ़ी पसंद आई। जो वो डबल उन्होंने BFT क्या बोलते हैं उसको, ब्लड फोर्स ट्रामा या जो भी है, वो जो उन्होंने डबल वाला मारा वो बहुत सही था। एंड आई थिंक डेफिनेटली अ ग्रेट मैच with the great finish and the right guy won. मेरे हिसाब से I think it was definitely 5 out of 4. नहीं सॉरी 4 आउट ऑफ 5। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम बताओ। 5 आउट ऑफ 4 डेफिनेटली सेम रेटिंग्स भाई मेरी भी यहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक था, एक्सपेक्टेड था, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं था ये, मतलब मैच एक्सपेक्टेड था, जितना एक्सपेक्ट किया उतना ही गया, एंड रिजल्ट भी सेम था। ये एक लौता मैच है भाई जिसमें मेरी प्रेडिक्शन सही गई है, बाकी पूरा 100 मैंने गलत प्रेडिक्ट करा, उसके लिए सॉरी, अगली बार से थोड़ा केयरफुली प्रेडिक्ट करेंगे। बाकी तो एली नाइट का जितना एक्सपेक्टेड था, एंड मुझे देखना है कि ये रन कितना लंबा जाता है भाई, बिकॉज मैं तो बोर भी नहीं होता हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता कि एली नाइट चैंपियन है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बार में ज़्यादा। बाकी 5 आउट ऑफ 4, हाँ 5 आउट ऑफ 4 मेरे हिसाब से तो एले नाइट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं चैंपियन, एंड लेट्स सी आगे क्या क्या करेंगे। एनीवेज नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट मैच, द सो कॉल्ड मेन इवेंट, कोडी रोड्स एंड गुंथर फॉर द क्राउन जूल चैंपियनशिप एंड आई गेस द क्राउन जूल रिंग। तो कैसा मैच लगा तुम्हें? मैं इसमें यही बोलूँगा ठीक ठाक था, हार्ड हिटिंग मैच था, एंड द एक्सपेक्टेड विनर। तो यही है मेरा ओपिनियन, तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? भाई देखो, अभी मैं थोड़ा सा इस चीज़ से WWE को सपोर्ट करना चाहूँगा कि सही क्या इन्होंने कि इस मैच को इन्होंने मेन इवेंट डाला, बिकॉज जितना रून करा इन्होंने रोमन का मैच किक ऑफ में, अगर वो मेन इवेंट होता तो एक्चुअली में मैं ज़्यादा पिस ऑफ होता। लेकिन फिर भी ये भी बोलो कि एक चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ भाई मेन इवेंट में होती है तो ज़्यादा बड़ी लगती है। तो शायद रोमन की ये जो चीज़ हमें देखने को मिली, जो रोमन का मैच था, ये सेमी जन गाना था, वो शायद हमें बेकार इसलिए भी लगा बिकॉज वो शो के स्टार्टिंग में ही हो गया। शायद मेन इवेंट में होता तो सिनेमा बोलते हैं हम लोग इसको। बाकी ये वाला मैच भाई आई थिंक सही था। गुंथर से तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चॉप्स ही लगाएंगे, तो मैं इसको अच्छा नहीं बोलूँगा, एवरेज बोलूँगा। एंडिंग घटिया वंस अगेन भाई, गुंथर को क्लीन हरा नहीं सकते, कोडी को क्लीन हरा नहीं सकते, रोमन को क्लीन पिन करा सकते, वो अलग बात है। तो कोडी ने भाई वो अलग से ही पिन कर दिया, स्लीपर होल्ड में लेके
गए थे गुंथर, कोडी उल्टा घूम के 1 2 3 करके निकल गए। तो ये एंडिंग मुझे कभी नहीं पसंद आती है, फालतू सी लगती है, बिकॉज आप किसी को कमजोर दिखाना भी नहीं चाह रहे हो, तो फिर उसमें से दोनों में से एक पिक करके भाई किसी को भी कब जबरदस्ती एंड कराते हैं। बाकी गुंथर को यहाँ पे जीतना था नहीं, एंड आई थिंक मैच को रेट करना मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई 5 में से मैं इसको देना चाहूँगा 3। रोमन वाले से तो बेटर था यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे ओपिनियन में भी मैं ये बोलूँगा कि यार इवन दो यू जस्ट सेड कि वो रोल ऑफ टाइप की फिनिश इतनी खतरनाक अच्छी फिनिश नहीं है, बट मैं बोलूँगा भाई इंस्टेड ऑफ लाइक गुंथर को क्लीन हराना विद दी नॉर्मल पिन और क्रॉस रोड्स के बाद, आई थिंक उससे बेटर है। आई थिंक हम यहाँ में गुंथर फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग नज़र आए, तो नाइस गुड। लास्ट में यहाँ पे भी मेंशन करूँगा कि आफ्टर द विक्ट्री हमें वही सब देखने को मिला। और बट बाद में भाई इस मैच के खत्म होने के बाद गुंथर क्यों आके कोडी को रिस्पेक्ट पे करते हैं, किस चीज़ की? भाई हील्स फेस कुछ है नहीं क्या भाई, ऑल ओवर द प्लेस। वही तो बिल्कुल बिल्कुल। और सिमिलरली फिर बाद में लिव मॉर्गन फिर से आ गए, फिर उन्होंने सेलिब्रेट करा, फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, ऑल दैट स्टफ। पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं इतना सही फील नहीं होता। बट हाँ, अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, आई थिंक मैच के हिसाब से देखा जाए तो मैच मेरे को तो पसंद आया। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 4 out of 5। भाई इन ओवरऑल ये वाला इवेंट एक मिड इवेंट था। मैं तो वैसे भी इसको स्किप करने वाला था, वो तो रोमन का मैच अनाउंस कर दिया इन्होंने, तो नहीं करते तो ज़्यादा बेटर। मैं अब तुमसे अग्री करता हूँ भाई, तुम कह रहे थे कि तुम्हें सही नहीं लग रहा है क्राउन ज्वेल मैच, तुमको सही में सही नहीं लग रहा था भाई, ये 6th सेंस तुम्हारी सही बता रही थी। ये फालतू इन्होंने ऐड करा, इससे अच्छा सीधा वॉर गेम्स में कराते। तो एक बेकार पेपर व्यू मैं इसको बोलना चाहूँगा। अग्रीड। और दूसरी चीज़ यार, रोमन का हारना मैं एक्सपेक्ट जरूर कर रहा था, पर इस तरह से हारना मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो डेफिनेटली आई एम अगेंस्ट दिस जो भी उन्होंने अभी चीज़ करी है यहाँ पे। खैर जो ओवरऑल, अच्छा लास्ट चीज़, इस पूरे शो को ओवरऑल जरा एक रेटिंग दे दो तुम इस बार। चलो क्योंकि फुल शो है, 10 में से तुम रेटिंग दोगे इसे इंस्टेड ऑफ 5, बिकॉज जो भी है। तो बताओ तुम्हारी क्या ओवरऑल रेटिंग क्या रहेगी? तो 10 में से भाई इसको मैंने अपने चैनल पे भी रेट करा है, तो मैं इसको 10 में से 5 देना चाहूँगा। एंड 5 भी इसलिए दे रहा हूँ भाई बिकॉज ये उनका रेसलमेनिया है, एंड वो क्राउन ज्वेल टाइटल इन्होंने इंट्रोड्यूस करके पायरो वगैरह थोड़ी ज़्यादा फोड़ी, इसलिए, वरना मैं भाई शायद 4 या 3 तक जाता। तो 5, 10 में से 5। ऑल राइट। हाँ, वैसे तुमने पायरो वगैरह मेंशन करा, भाई स्टेज की भी बात कर लेते हैं फाइनली। अच्छा लग रहा था फॉर अ चेंज, बिकॉज स्टेज कहाँ था? नहीं स्टेज मतलब नहीं स्टेज वैसे तो नहीं था, बट लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक जो हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं छोटे छोटे स्टेज, फॉर ए चेंज कहीं ना कहीं ये बड़ी एलईडी स्क्रीन भी मुझे पसंद आ गई, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम से हमें वही छोटे से स्टेज देखने को मिल रहे हैं। इवन इस बार रेसलमेनिया का स्टेज अच्छा था, पर फिर वो भी काफ़ी छोटा था, तो सही है। उस अकॉर्डिंग मुझे कहीं ना कहीं पसंद आ गया। नहीं, अगर तुम ये बात मेरे से लाइक 2 साल पहले मुझे ये स्टेज दिखाते हैं, भाई बहुत गंदा है, बट वही बात है ना भाई कि WWE ने क्वालिटी इतनी गिरा ली है कि अब आपको वो रेसलमेनिया 35 वाला स्टेज भी अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। और फुल शो को अगर मैं रेट करूँ, आई विल बी लिटिल मोर जेनरस। मैं बोलना चाहूँगा भाई 6 out of 10 दूंगा मैं इसे। और या आई मीन देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट दिस। तो आई थिंक हमें यहाँ पे सीधा मूव ऑन करना चाहिए। अंकित भाई, इफ़ यू आर रेडी, लेट्स गो एंड मूव ऑन टू द अपडेट सेक्शन। ओके, सो शुरू करते हैं भाई हम लोग अपडेट्स अपनी बातों का। एंड सबसे पहले एक मैसिव न्यूज़ जो कि है गोल्डबर्ग को लेके। कंफर्म हो चुका है गोल्डबर्ग का आखिरी WWE मैच गोल्डबर्ग ने अनाउंस करा। क्राउन ज्वेल के दौरान ही भाई ये चीज़ हो रही थी बाय द वे कि वो अपना आखिरी रेसलिंग मैच, आखिरी WWE मैच, अपना रिटायरमेंट मैच रेसल करेंगे 2025 में। WWE इसको ट्वीट भी करती है, वीडियो भी पोस्ट करती है, सब कुछ कंफर्म हो चुका है। सिर्फ एक चीज़ के वो है भाई कि इनका मैच कहाँ पे होगा और किसके अगेंस्ट होगा उसका थोड़ा आइडिया में, बट कहाँ पे होगा ये क्वेश्चन है। क्या है भाई रिएक्शन इसके बारे में? अब तो मतलब देखना तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन तुम इसको देखना कहाँ चाहते हो, किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो? बिकॉज 2 ऑप्शंस हैं, ब्रॉन ब्रेकर एंड गुंथर। बताओ भाई। काफ़ी ज़्यादा लोग गुंथर बोलेंगे। पर्सनली मेरे को मन कर रहा है कि भाई ब्रॉन, सॉरी क्या नाम है उसका, ब्रॉन ब्रेकर, सॉरी आई कीप फॉरगेटिंग। तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैं मैच देखना चाहूँगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ऑन पेपर, पता नहीं क्यों। लाइक गुंथर वाला भी इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली उन्होंने जब वो सीड्स प्लांट करे हैं, ऑफ कोर्स इट मेक्स मोर सेंस। बट कहीं ना कहीं पर्सनली आई वांट टू सी ब्रॉन ब्रेकर और गोल्डबर्ग, क्योंकि उनका स्टाइल, उनकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं मैच करती है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई, एजे स्टाइल्स एजे स्टाइल इंजर हो गए, नहीं तो तुम बता रहे थे शायद वो भी 25 में ही रिटायर हो सकते थे, तो इट वुड हैव बीन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट। तो या सो मेनी रिटायरमेंट्स। देखना कहाँ चाहोगे मैच? होगा आई थिंक वी हैव टू डू इट एट रेसलमेनिया ब्रो, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तुम्हारा वही मैं भी कह रहा था भाई कि अगर आप एक लेजेंड हो, उसके बाद आप रेसलमेनिया के इतने क्लोज हो, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है एलिमिनेशन चैम्बर या रंबल में कराने का। तो आई थिंक रेसलमेनिया इज द बेस्ट प्लेस। सीना की आखिरी मेनिया एंड गोल्डबर्ग का आखिरी मैच आखिरी मेनिया गोल्डबर्ग के लिए भी, तो ये कुछ मामला। Damn, everybody is getting
रिटायर्ड। अभी एजे स्टाइल्स इंजरी की वजह से थोड़ा डिले में आ गई। अब कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई थोड़े डिले में है वो, नहीं तो सोचो भाई एजे स्टाइल्स, जॉन सीना एंड गोल्डबर्ग, एवरीबॉडी रिटायरिंग, सो मच। अब यहाँ से भाई हर साल तुमको यही सेम देखने को मिलेगा ना। अभी अगले साल सीना, और उसके बाद मे बी एजे स्टाइल्स, उसके बाद फिर ऐसे सिलसिला चालू है अभी तो। आई विश हमें ट्रिपल एच का रिटायरमेंट प्रॉपर देखने को मिलता है यार। अनफॉर्चुनेटली इसकी कंडीशन की वजह से कभी हो नहीं पाया ऐसा, बट या एक ये चीज़ है कि काश हम उनका एक रिटायरमेंट देख पाते। आई होप इवेंचुअली अगर देख पाए तो दैट बी ग्रेट। आगे बढ़ते हैं भाई। अपनी जो अगली स्टोरी है ये थोड़ी सी सैड स्टोरी है भाई, बैरन कॉर्बिन, इंडी हार्टवेल एंड टेगर नॉक्स के लिए। इन तीनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई कल फायर कर दिया क्राउन ज्वेल होने से पहले। कल सुबह भाई अपडेट आई थी निकल के सामने। बैरन कॉर्बिन को फायर नहीं बोलेंगे हम लोग, इनकी डील भाई एक्सपायर हो गई। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको 2 महीने पहले ही एडवांस में बता दिया था कि हम आपको वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाले हैं, तो आप अपना रास्ता नाप लेना। बाकी इंडी हार्टवेल एंड टेगर नॉक्स को रिलीज करा गया। कमाल की बात है ना भाई कि इंडी हार्टवेल को इंटरनेट पर मालूम चला कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है, किसी रिपोर्टर से मालूम चला, सॉनरॉस सैप से। तो इससे मुझे तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इनके रिलीज़ होने से, तो मैं ज़्यादा वो एक्टिंग नहीं करूँगा कि अरे ये क्या हो गया वो क्या होगा। बस होप करेंगे कि भाई इनके लिए जो करियर है आगे वो अच्छा हो। क्या कहना चाहते हो तुम अभिषेक इसके बारे में? भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट भाई, आई एम नॉट गोना क्लेम कि मैं इनमें से किसी का भी एक बहुत बड़ा फ़ैन था। दूसरी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा यार, अगर ये बैरन कॉर्बिन को रिलीज़ या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं भी होने देते, दैन मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक वो उन्हें यूज़ करते रेसलमेनिया में अगेंस्ट दी गोल्डबर्ग रिटायरमेंट, ताकि गोल्डबर्ग जीत जाए यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक बैरन कॉर्बिन को वैसे भी एक पुश या फिर एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही थी। आई थिंक उनका मोर और लेस टाइम ही वहाँ पे वेस्ट हो रहा था, इंस्टेड ऑफ लाइक मे बी इट विल बी बेटर फॉर हिम कि इधर उधर जाकर वो अपना नाम बनाए और फिर मे बी अगर आना चाहें वापस तो आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर वो रहते भी, आई डोंट थिंक उनका कुछ आगे फ्यूचर में कुछ स्कोप था कि हाँ भाई कुछ बड़ा हो पाएगा इवेंचुअली। तो ये आई मीन इन अ स्ट्रेंज वे आई थिंक इट्स गुड, वो तीनों मतलब बाहर जाके कुछ ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। भाई मुझे ये चीज़ समझनी है ना कि बैरन कॉर्बिन को इन्होंने एनएक्सटी से उठा के इधर मेन रोस्टर में क्यों डाला, जब आपको यूज़ नहीं करना था। एनएक्सटी में वो अच्छा कर रहे थे भाई, अगर तुमको नहीं पता तो बहुत अच्छा कर रहे थे। लोग पसंद नहीं करते थे कॉर्बिन को पहले, लेकिन एनएक्सटी के कारण पसंद करने लगे। अब आप इनको मेन रोस्टर में लाते हो, यूज़ नहीं करते, उसके बाद बोलते हो कि अरे तुम जाओ यार तुम्हारी नीड नहीं है। क्या बकवास है भाई यार, किसी के करियर को मजाक मत बनाओ यार। आई थिंक एनएक्सटी में थे सही थे, और ये सेम चीज़ विंस मैकमैन के टाइम भी होती थी भाई। विंस के टाइम पे होती थी तो ये तो भाई डायनासोर बोल रहा हूँ, ये तो राक्षस है भाई, दानव है, ये गलत करता है, ऐसी बातें आती थी। लेकिन ट्रिपल एच ठीक है यार, क्या दिक्कत है, ट्रिपल एच ने कर दिया वो वाली बात है। ये हिपोक्रेसी है भाई, ये नहीं पसंद आती मुझे। एब्सोल्युटली एग्रीड। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। अपनी अगली स्टोरी है जॉन सीना को लेके, एंड एक बिग न्यूज़, आई होप कि ये न्यूज़ सही हो, गुड न्यूज़ है ये जॉन सीना को लेके। एंड ये है कि भाई शायद जॉन सीना आपको रेसलमेनिया 41 में 17 टाइम चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज अपडेट का कहना है, मेल्टजर की अपडेट है, कितना ट्रस्ट करना है कितना नहीं आपके ऊपर है। वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्कस कर रही है जॉन सीना के लिए कि वो ब्रेक करे रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड रेसलमेनिया 41 में। एंड 2 वर्ल्ड चैंपियंस है आपके सामने, एक गुंथर एंड एक कोडी, दोनों में से किसी एक टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं सीना एट रेसलमेनिया 41। क्या है भाई रिएक्शंस बताओ। इनिशियली जब तुमने मेंशन करी ये स्टोरी मैं तो बहुत खुश हो गया था, और मैंने लाइक लिटरली फिंगर्स क्रॉस कर ली थी कि प्लीज 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 लेट इट बी ए गुड सोर्स। और फिर तुमने बोला भाई डेव मेल्टजर, और मैंने स्क्रू इट, कह जो भी है आई होप इट इज ट्रू। बट लाइक क्योंकि यार डेफिनेटली यार लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, जो भी ये अभी देख रहा है, I guess everybody will say कि भाई जॉन सीना definitely deserves to win the 17th world title. I think उन्होंने ये earn करा है ये right, और I think होना चाहिए ये। आई होप अब फॉर अ चेंज मेल्जर की रिपोर्ट यहाँ पे सही निकली और वी गेट टू सी दिस। और अगर रही बात की किससे होना चाहिए, तो भाई कहीं ना कहीं मैं जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स देखना चाहूँगा। बट देन अगेन रैंडी ऑर्टन कोडी का अगर पंगा चल रहा है, चलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगर तुमने नोटिस नहीं करा था भाई, रैंडी ऑर्टन फिर से अब वो बेल्ट को देखना शुरू हो गए हैं, मैंने पिछले 2 एपिसोड में नोटिस करा था। तो कहीं ना कहीं वो बिल्ड कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आई थिंक फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज जॉन सीना वर्सेस गुंथर। अब इस मैच में गुंथर को हराना थोड़ा सा वो तो लग रहा है कि इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है फिलहाल के लिए, पर देखते हैं क्या होता है। बट रियलिस्टिकली ऐसा लग रहा है फिर जॉन सीना वर्सेस गुंथर हो सकता है। बट पर्सनली मैं चाहता था कि भाई जॉन सीना और कोडी का मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता था। आई जस्ट होप कि ये रिपोर्ट ट्रू है एंड वी गेट टू सी जॉन सीना एज द 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन। वैसे अगर भाई जॉन सीना गुंथर होगा रेसलमेनिया में, तो तुम्हारा आधा कार्ड रेसलमेनिया का कंफर्म हो जाएगा। जॉन सीना वर्सेस गुंथर वर्ल्ड टाइटल के लिए, कोडी वर्सेस ऑर्टन कंफर्म हो जाएगा। अगर सीना वर्सेस गुंथर होता है तो सिंपल सी बात है, चांसेस हो जाएंगे कोडी ऑर्टन के। उधर भाई रॉक रोमन के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड उधर गोल्डबर्ग वर्सेज ब्रॉन ब्रेकर हो
सकता है। मे बी चांसेस हैं स्लाइटली कि भाई WWE कोडी रॉक कर दे, लेकिन जैसा ये टीज कर रहे हैं भाई रेसलमेनिया से पहला भी तुमने जस्ट मेंशन करा, तो कोडी वर्सेस ऑर्टन के अलावा कोई भी चीज सेंस नहीं बनाती। तो 4 बड़े मैचेस तो भाई अभी से दिख रहे हैं हमें रेसलमेनिया 41 के लिए, तो अच्छा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई हमें ये भी गारंटी लेके नहीं चलना चाहिए कि भाई गुंथर और कोडी ही वर्ल्ड चैंपियंस होंगे रेसलमेनिया के लिए। यू नेवर नो हु इज गोना ड्रॉप द टाइटल। सो ऐसा भी हो सकता है कि जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियन बने पर जिसे हराए वो गुंथर ना हो, कोई और हो, तो डेफिनेटली क्या पता वो रैंडी ऑर्टन हो। और ऐसा कभी होगा नहीं, पर इमेजिन कर लो अर्थ 3.0 या कभी हमें हो सकता है रंबल में ही रॉक और कोडी देखने को मिल जाए और वहाँ पे कोडी एक्चुअली में हार जाए एंड देन वी गेट टू सी रोमन एंड रॉक बिकॉज रोमन यहाँ पे रंबल जीते। कुछ भी हो सकता है, आई मीन एनीथिंग इज पॉसिबल। ये वैसे काफ़ी अनलाइकली है जस्ट सेड, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। सो अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि भाई वर्ल्ड चैंपियन बन के कौन जाएगा रेसलमेनिया में, तो दैट इज ऑलवेज अ पॉइंट जो हमें कंसिडर करना चाहिए। यस भाई, मैं तो चाहता हूँ यार कि सीना वर्सेस ऑर्टन हो, लेकिन ठीक है उसको आप लास्ट मैच के लिए बचा सकते हो। जरूरी नहीं है कि लास्ट रेसलमेनिया मैच हो, लास्ट मैच भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। बाय द वे भाई एक छोटी सी अपडेट मेंशन करूंगा, एज सच बहुत वो नहीं है। जेवियर वुड्स भाई ट्विटर पे एक्स पे कुछ टीज वगैरह कर रहे हैं, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ट्रेडिशनल मैच एडम पियर्स वर्सेस निक एल्डिस कराना चाहते हैं। देखना चाहोगे या फिर नहीं, इतना बताऊं भाई मैं पर्सनली देखना चाहूँगा। किसी का कमेंट भी था, आई ऑलमोस्ट पिक्ड अप बट हम यूज़ नहीं कर पाए उसे, बट इवन दैट कमेंट वाज कि तुम्हें ट्रेडिशनल रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाला कंसेप्ट पसंद है यू नो सर्वाइवर सीरीज़ में, या फिर तुम्हें ये नया वॉर गेम्स वाला कंसेप्ट। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यार कि कहीं ना कहीं मुझे भी अब उस रॉ और स्मैकडाउन की याद आ रही है। वॉर गेम्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा कंसेप्ट है, बट मे बी दे कैन हैव सेपरेट पेपर व्यू फॉर दैट एंड ऑल दैट। बट सर्वाइवर सीरीज़ एक ट्रेडिशनल इवेंट रहा है, उसमें जो मैचेस होते थे 5-on-5 वो ट्रेडिशनल होता था और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो मेरे हिसाब से तो आई एम डेफिनेटली मिसिंग दैट, और हो जाए तो इट विल बी ऑसम। भाई ये सब क्यों नहीं डाल देते? मैं सोच रहा था इसको बैठ के कि 2 वॉर गेम मैचेस आपके पास भाई, दोनों में मल्टीपल टैलेंट्स, अच्छा मैच जाएगा। साथ में ये भी डाल दो भाई, मतलब ये आपको पूरा सर्वाइवर सीरीज वो हो जाएगा भाई, वॉर वाले थीम पे हो जाएगा कि अरे भाई इतने सारे टैलेंट्स भिड़ रहे हैं आपस में, कोई ट्रेडिशनल मैचेस लड़ रहा है 5-on-5, कोई वॉर गेम्स के अंदर सिंगल्स मैचेस भी होंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं यार, क्या पता इस साल देखने को मिल भी जाए। आई होप रॉ वर्सेस स्मैकडाउन कंसेप्ट हो यार यहाँ पे, क्योंकि अब तो हमारे पास अच्छे अच्छे जीएम्स भी हैं, लाइक एल्डिस जो कि फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर चाहें तो, और दूसरी तरफ एडम पियर्स भी हु आई एम श्योर कैन टेक फ्यू बम्प्स इफ ही वांट्स टू। डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं भाई एक्स टॉक्स की तरफ, एंड आज का जो सेगमेंट है थोड़ा सा धमाकेदार होने वाला है, थोड़ा ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। सोनी लिव, क्या बोलना चाहोगे इसके आगे? तुम ही बोलो भाई। सोनी आई होप कि भाई सोनी लिव में से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है। आई होप हमारे जितने भी सब्सक्राइबर 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए बाय द वे गाइस, आई होप उनमें से कोई एक आध ऐसा आदमी हो भाई जो सोनी लिव के लिए काम करता हो, ताकि ये देख पाए वो। बिकॉज मुझे ना कुछ क्वेश्चन पूछने हैं भाई सोनी लिव से। स्टार्ट करूँगा भाई कि क्या उनको लेजिट ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? बिकॉज अगर उन्हें तो ऐसा लग रहा है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम प्लीज़ अपना एक बार एक्स या फिर ट्विटर को ओपन कर लो, बिकॉज हो सकता है तो हमें थोड़ा सा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस देखने को मिले। बिकॉज मेरे हिसाब से तो दे आर नॉट ऑफरिंग अ वेरी ग्रेट सर्विस। दूसरा क्वेश्चन जो मैं उनसे पूछूंगा भाई कि क्या उन्हें लेजिट लग रहा है यहाँ पे कि लोग उन्हें फिर से सब्सक्राइब करेंगे? बिकॉज जब भी मैं अपना रोने जाता हूँ ट्विटर में कि हाँ भाई फिर से और ज़्यादा एड्स आ गई, हर कोई मुझे ये यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि भाई थर्ड पार्टी पायरेटेड साइट्स में जाके तुम देख लो, वहाँ पे एड्स नहीं आती। तो तुम मुझे ये बताओ कि जिस बंदे ने सब्सक्राइब कर रखा है सोनी लिव को, अगर वो भी बाहर जाके ही सारा सामान देखने वाला, डू यू थिंक जब उसकी सब्सक्रिप्शन एंड होगी ही विल कम बैक एंड ही विल सब्सक्राइब टू यू गाइज अगेन? आई डोंट थिंक सो। तीसरा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि भाई सब्सक्राइब कोई क्यों करे अगर तुम्हें यहाँ पे भी एड्स देनी है? एंड बाय द वे जितने भी OTT हैं उनका सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, यू जस्ट हैव टू नो कि हाउ टू लुक। बट लोग फिर भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं बिकॉज उन्हें थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है। बट अगर तुम उनसे उनका कंफर्ट छीन रहे हो, उनको यहाँ पे एड्स दिखा रहे हो एंड ऑल दैट, व्हाई डू यू थिंक दे विल सब्सक्राइब? क्योंकि तुमने उनका कंफर्ट छीन लिया, नाउ दे हैव द ऑप्शन टू गो आउटसाइड और इंटरनेट में वो कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे पर्सनली इनका फिलहाल के लिए इनका बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। और अगर उनको पैसे ही बनाने, आई एम श्योर करंटली उनको काफ़ी ज़्यादा एड रेवेन्यू एंड ऑल दैट मिल रहा होगा, तो वो काफ़ी खुश होंगे। बट दैट्स द स्मॉल पिक्चर। बिग पिक्चर में देखो तो भाई तो अपनी रेपुटेशन यहाँ पे रून कर रहे हो। एंड आई थिंक तुम अपने जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो तुम्हारी पेइंग ऑडियंस है, पेइंग सब्सक्राइबर्स है, उन्हें तुम एक तरह से पिस्ड ऑफ कर रहे हो फिलहाल के लिए। तो मेरे हिसाब से या तो तुम एक नया प्लान ऐड कर दो, जो बंदा 1000 रुपये दे रहा है उसको तुम बोलोगे 1500 दे दे, बट तेरे को हम एड्स नहीं देंगे, तो आई एम श्योर वो स्टिल यहाँ पे कर लेगा ये चीज़। बट यहाँ पे ये जो ऑप्शन चुन रहे हैं लाइक लिटरली डिस्ट्रॉइंग देयर प्लेटफॉर्म विद द एड्स। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप भाई कोई देख रहा हो यार, गिव मी दीज आंसर्स एंड प्लीज़ 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 कंसिडर एटलीस्ट टोन इट डाउन अ लिटिल बिट। तो अंकित भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगा यार, तुम बताओ बाकी। आई एम सुपर पिस्ड एंड वेरी अनॉयड।
भाई बड़ी दिक्कत मुझे भी है, लेकिन मुझे थोड़ी कम दिक्कत है, मुझे लोगों को देख के ज़्यादा दिक्कत है कि लोग कितना परेशान है। मैं देखता नहीं यूजुअली सोने लिप पे, और टीवी पे देखना मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब भी रिप्ले देखने जाओ तो दिक्कत है यार कि तुम स्किप मारो तो स्किप तुम आगे देखने के लिए मारो, तुम ऐड देखने के लिए मारते हो, तो आप स्किप करने से पहले भी डरते हो कि नहीं भाई देख ही लेते हैं, स्किप मारेंगे ऐड आ जाएगा। और वो श्योर है यार, ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब की तरह आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। इनकी एड्स भी यहाँ पे ऐसी होती हैं कि वॉच 1 गेट 1 फ्री, 2 का कॉम्बो मिलता है भाई, और वो लिटरली 1-1.5 मिनट लेके जाती हैं वो एड्स। तो यू गेट दोज एड्स थ्रू आउट द शो। खासकर रिप्ले में तो खैर कुछ ज़्यादा ही होता है, और मतलब होते हैं ना कुछ यूट्यूबर्स जो मतलब वीडियो उनकी छोटी होती है और बहुत ज़्यादा उन्होंने एड्स भरी होती हैं, बस वही हिसाब रख लो तुम। और ये मेरे हिसाब से भाई हेटफुल साउंड नहीं करना चाहता, बट डेफिनेटली बहुत चीप हरकत लगती है मुझे ये, एंड आई होप वो कुछ करेंगे, बिकॉज दिस इज़ लिटरली डिस्ट्रॉइंग योर रेपुटेशन ब्रो। सबसे खराब चीज़ ये है ना भाई कि पहले तो मुझे शक था, ये पेपर व्यू के टाइम तुम नोटिस करना इस चीज़ को, हर पीएलई के टाइम बीच में एक ग्लिच आता है, उसके बाद कुछ एड्स आते हैं, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद शो कंटिन्यू होता है। मुझे लगता था भाई कि लाइव आप वहाँ से यहाँ टेलीकास्ट कर रहे हो तो मे बी एक्चुअल ग्लिचेस है, लेकिन हर टाइम हर पेपर व्यू में नहीं पॉसिबल है भाई, हर टाइम का, क्योंकि आप टेलीकास्ट तो लाइव भाई रॉ स्मैकडाउन भी करते हो, उस टाइम जब नॉर्मल एड्स आती है तो वहाँ पे ग्लिचेस नहीं आते हैं, लेकिन पेपर व्यू के टाइम सबको मालूम है कि पेपर व्यू बोलो पीएलई बोलो, उस टाइम एड्स भी अगर आते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के खुद के एड्स होते हैं, वो तो देखने में भी मजा आता है। लेकिन ये बाहर वाले कमर्शियल एड्स आप जानबूझ के डालते हो बीच में ग्लिच डाल के, इतना तो मैं समझ गया, तो ये तो और भी ज़्यादा चीप चीज़ है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, सोनी के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं, तो बस लेट्स होप कि इम्प्रूव कर दे इस चीज़ को। प्लीज फिक्स दिस। ऑल राइट, तो एक्स टॉक्स के लिए आई थिंक दिस वाज मोर देन इनफ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया शायद मैंने। प्लीज एनीबॉडी डोंट बी ऑफेंडेड गाइस, आई एम जस्ट टेलिंग दैट ट्रूथ। तो मूव ऑन करें अंकित भाई टू आवर लास्ट सेगमेंट, व्हाट डू यू थिंक? यस भाई, आते हैं हम लोग टॉप 5 ऑफ द वीक पे। टॉप 5, और एक और बार मैं मेंशन करता हूँ भाई, टॉप 5 जो है हमारे, इट इज़ नॉट अबाउट द इन रिंग या फिर प्रोमोज ऑन दैट, हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं कि टॉप 5 सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन डाल रहा है इस हफ्ते में। तो अंकित भाई तुमसे शुरू करते हैं, व्हाट आर योर टॉप 5 इम्पैक्टफुल प्लेयर्स? नंबर 1 से चालू करूंगा भाई मैं, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी मेन टैलेंट्स पे तो चमक रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आएंगे इस बार। नंबर 1 पे भाई मैं रखना चाहूँगा एक बार फिर से जे उसो को। आई थिंक ये तीसरी बार है भाई जो कि मैं लगातार जे उसो का रख रहा हूँ, बिकॉज अगेन जे उसो का रोल दिखा है भाई, रॉ स्मैकडाउन देख लो, उसके बाद आप एंट्रेंस देख लो क्राउन जुल की, तो हर जगह मुझे जे उसो दिख रहे हैं। ऑल्सो जे उसो ने भाई मर्चेस काफ़ी बेची है, न्यूज़ आई निकल के सामने कि सीएम पंक एंड रोमन दोनों को कंबाइंड इन्होंने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे जे उसो का होना बनता है। नंबर 2 पे मैं रखना चाहूँगा लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन डिजर्व करती थी जो भी इन्होंने जीता क्राउन जुल में, तो नंबर 2 पे मैं इनको रखना चाहूँगा। इस वीक ये भी काफ़ी चमकी है। रोमन को मैं इस बार रखना नहीं चाहता यार, तो इसलिए वो थोड़ा लिस्ट में पीछे आएंगे अगर कोई सोच रहा हो तो। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगा सेमी जेन को। सेमी जेन भी काफ़ी इन्वॉल्व थे इस हफ्ते। एंड नंबर 4 पे मैं जाना चाहूँगा विथ केविन ओवेंस, एंड देन नंबर 5 पे जाऊँगा विथ रोमन रेंस। लिस्ट में लास्ट में रखूँगा मैं रोमन को इस बार। ऑल राइट, तो मैं अगर अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ, प्रेडिक्शन नहीं सॉरी, अपने टॉप 5 की बात करूँ तो मैं टॉप 5 से शुरू करूँगा। 5th नंबर पे मैं भी यहाँ पे रोमन रेंस को रखूँगा, बिकॉज जैसा मर्जी बोलो बट इम्पैक्ट तो बनाया है, भले ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट हाँ रोमन ने इम्पैक्ट बनाया है, क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट भी रोमन क्लीन लॉस कैसे ले सकता है, तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रिएट हुआ है। तो नंबर 5 पे आएंगे यहाँ पे रोमन रेंस। नंबर 4 पे मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा लिव मॉर्गन को, बिकॉज शी इज़ नाउ द क्राउन जूल चैम्पियन। नंबर 3 पे मैं यहाँ पे कोडी रोड्स को रखूँगा एक्चुअली मैं, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे हराया गुंथर को, जो बहुत रेयर फीट है। आई थिंक मेन रोस्टर में सिर्फ 2 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अभी तक गुंथर को हराया, एंड दैट इज सैमी ज़ेन एंड नाउ कोडी रोड्स। तो डेफिनेटली अ बिग थिंग। स्पीकिंग ऑफ सैमी ज़ेन, नंबर 2 पे मैं यहाँ पे सैमी ज़ेन को रखूँगा, बिकॉज फाइनली उनकी एंट्री हो चुकी है ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में, और फाइनली नाउ इट लुक्स लाइक कि आने वाले दिन और एक्साइटिंग होने वाले हैं, बिकॉज सैमी ज़ेन इज बैक विद द ब्लड लाइन, और कुछ तो चलने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी और इंटरेस्टिंग रहेगा ये। और नंबर 1 पे गाइज मैं रखूँगा यहाँ पे सोलो सिकोआ को, बिकॉज ही जस्ट pinned Roman Reigns in the middle of the ring and that too clean। तो मेरे हिसाब से ये मतलब इससे बड़ा इम्पैक्ट तुम नहीं बना सकते। If you want to create the biggest impact, you pin Roman Reigns 1, 2, 3 in the middle of the ring clean, and that's exactly what Solo did। तो yeah, definitely these are my top 5s, and तुम्हारे क्या top 5s हैं? Let us know in the comment section। I think अगर हम एपिसोड की बात करें, I think that was it for our episode। तुम हमें बता सकते हो तुम्हें क्राउन जूल कैसा पसंद, कितना पसंद आया, तुम्हारे क्या रिव्यूज़ थे हर एक मैचेस के बारे में, and what were your top 5s? Step in the ring, now the bell is about to sound. Dunk it, then up and shake, ready to break the shit all down.